नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। आज तमाम बड़ी खबरें हमारी लिस्ट में हैं, आपके लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में ये देखिए, ये छोटा विजुअल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया है। ये बीएलए के द्वारा बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह हाईजैक किया है, जहां पर 450 से 500 यात्रियों को बंदी बनाने का दावा किया जा रहा है। और ट्रेन में सवार सेना और आईएसआई के लोग हैं और महिलाओं और बच्चों को रिहा किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह धमकी दी है कि अगर आप एयर स्ट्राइक्स बंद नहीं करेंगे, अगर आप हवाई हमले नहीं रोकेंगे, तो आपको इस तरीके के मामलों से निपटने के लिए तैयार हो जाना होगा। इस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा बीएलए के द्वारा पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया गया है। कैसे उन्होंने एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दिया है। ट्रेन में सवार सेना और आईएसआई के लोग भी मौजूद हैं। तो सोचिए, पाकिस्तान में ये ट्रेन हाईजैक 120 यात्रियों से, जो पूरा एक हिस्सा आप समझ लीजिए, ट्रेन अगवा हो गई है। अलग अलग डेटा यहां पर आ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को यहां पर अगवा किया है। पहली बार आपने ऐसी खबर सुनी होगी जहां पूरी की पूरी ट्रेन को ही अगवा जो है पूरा उसको हाईजैक कर लिया गया है। अब सेना के 6 जवान भी इसमें बताए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की ये खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में से एक। मुठभेड़ भी यहाँ पर बताई जा रही है जो वो चल रही है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ है। सेना भी यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ पर बचा लिया जाए। ये जाफर एक्सप्रेस है जो पाकिस्तान में हाईजैक हुई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये ट्रेन हाईजैक की हुई है। और बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये दावा किया है कि भाई, अगर आप हमले नहीं रोकेंगे, एयर स्ट्राइक्स नहीं रोकेंगे, तो आपको ऐसे ही और मामलों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सैन्य अभियान होने पर मारने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप सैन्य हमला करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा और इनको सभी को मार दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से, यहाँ पर अलग अलग आंकड़े जो हैं सेना की तरफ से और ऑफिशियल आंकड़े जो आ रहे हैं सामने, लेकिन 120 से 500 लोग यहाँ पर सवार हो सकते हैं। बात करेंगे मॉरिशस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मॉरिशस और भारत का नाता सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक भी है। इस छोटे से द्वीपीय देश में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 70% से अधिक है, जो यहाँ की राजनीति, समाज और संस्कृति में अहम भूमिका निभाते हैं। पीएम मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दौरान ये चर्चा और तेज हो गई कि आखिर भारतीय मूल के लोग इस देश में इतनी बड़ी संख्या में कैसे पहुंचे और कैसे उन्होंने यहाँ की जो मुख्य धारा है उसमें अपनी मजबूत पहचान बनाई। बता दें कि मॉरिशस की खोज 1502 में हुई थी, लेकिन इसे असली पहचान तब मिली जब 1715 में फ्रांस ने इस पर कब्जा किया। लगभग 100 साल तक फ्रांस के अधीन रहने के बाद 1810 में ब्रिटेन ने इस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश शासन के और दौरान यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और खेती बाड़ी के काम के लिए भारत के मजदूरों को यहाँ लाया गया। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त नरेंद्र मोदी जी मौजूद हैं और ये देखिए, लाइव तस्वीरों के माध्यम से तो मॉरिशस बेहद अहम है भारत के लिए। और पीएम मोदी का ये मॉरिशस जो दौरा है ये भी ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। तो देखिए, भारतीयों का 70% भारतीय मूल के निवासियों का यहाँ पर होना, स्वयं भोजपुरी भाषा में आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट यहाँ पर आ जाता है तो ये इस ओर इशारा करता है। देखिए, 1834 से 1924 के बीच हजारों भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर मॉरिशस भेजा गया। इनमें ज्यादातर बिहार, जो कि बिहारी भाषा में इनके द्वारा ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए, इनमें से ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से थे। मजदूरी के लिए पहुंचे भारतीय धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बनते गए। इसके बाद व्यापारी वर्ग भी भारत से मॉरिशस पहुंचा और ये तस्वीरें तो भारत के स्वागत की है, पीएम मोदी के स्वागत की है। और देखिए, भारतीय समुदाय का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता गया। समय के साथ भारतीय मूल के लोगों ने न सिर्फ मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया बल्कि अपनी भाषा, परंपराएं, त्योहारों को भी सहेजा। भोजपुरी यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक बन गई है। सोचिए, मॉरिशस में भोजपुरी चलती है। भारतीय त्योहार जैसे दीपावली, होली और छठ पूजा पूरे जोश खरोश से मनाए जाते हैं। और आपको बता दें, राम गुलाम परिवार ने यहाँ भारतीय भाषाओं और परंपराओं को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। शिव सागर राम गुलाम, जिनके पिता बिहार से मजदूरी करने मॉरिशस पहुंचे थे, उन्होंने 1930 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शुरू की। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और
1968 में जब मॉरिशस को आज़ादी मिली तो वे पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हें मॉरिशस का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आज मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग राजनीति में सबसे प्रभावशाली हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम शिवसागर राम गुलाम के बेटे हैं। कुल आबादी का लगभग 25 से 50% देख लीजिए हिंदू धर्म को मानने वाला है, जबकि 32% ईसाई, 15% मुस्लिम यहाँ भी हैं। और मॉरिशस में भारत की छवि इतनी गहरी है कि इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। ये देश भारत के लिए सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ भाईचारा भी है। पीएम मोदी की यात्रा इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मॉरिशस और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों की जड़ें बहुत गहरी हैं। गिरमिटिया मजदूरों के संघर्ष से लेकर आज तक भारतीय मूल के लोगों ने मॉरिशस को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। आज ये द्वीप भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जहां भारतीय भाषा, रीति रिवाज, धर्म फल फूल रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों को मजबूत रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हाउस ऑफिस ऑफ कॉमन्स के आप बताइए विदाई के दौरान ली गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में ट्रूडो एक कुर्सी उठाए हुए जीप बाहर निकालकर कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके उत्साही और चिरपरिचित अंदाज को दर्शाता है। ये तस्वीर न केवल उनके व्यक्तित्व की झलक पेश करती है बल्कि कनाडा की राजनीति में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों की ओर भी संकेत करती है। जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार यानी 10 मार्च को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा हाउस ऑफ कॉमन्स में सौंपा और देश के प्रधानमंत्री और संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल का समापन किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मार्क कार्नी का नाम प्रस्तावित किया, जो अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। ट्रूडो की इस विदाई के बाद सोशल मीडिया पर उनकी उक्त तस्वीर ने व्यापक चर्चा बटोरी है, जिसमें वे अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आ रहे हैं। ट्रूडो की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लाजमी है, और तेजी से ये वायरल हो भी रही है, जहां उपयोगकर्ता उनके इस अनोखे अंदाज की सराहना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इनके व्यक्तित्व की सरलता और सहजता का इसको प्रतीक माना है, जबकि अन्य इसे राजनीति में मानवीय पहल की झलक के रूप में देख रहे हैं। ट्रूडो का ये अंदाज उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाता है और उनकी विदाई के क्षण को और भी खास बनाता है। कनाडा की राजनीति में ये बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ट्रूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने पिछले एक दशक में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। चलिए, ट्रूडो की हमने बात की, लेकिन ट्रूडो का जिस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और ये गवर्नर इनको कहा जाता है यूएस की तरफ से, वो भी याद रखना चाहिए। और जिस तरीके से खालिस्तानियों का समर्थन ट्रूडो करता था, वो भी कोई नहीं भूलेगा। सोमवार को इलॉन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स, ट्विटर जिसको आप कहते हैं, को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिससे भारत समेत दुनिया भर में इसकी सेवाएं बाधित हुई। इस हमले की जिम्मेदारी डार्क स्टॉर्म टीम नामक कुख्यात हैकर समूह ने ली है, जिसने टेलीग्राम पर दावा किया है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी DDoS अटैक के माध्यम से एक्स सर्वर को ठप कर दिया। DDoS अटैक एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसमें हमलावर किसी वेबसाइट या सर्वर पर अत्यधिक मात्रा में फर्जी ट्रैफिक भेजते हैं, जिससे वो ओवरलोड होकर काम करना बंद कर देता है। इस प्रक्रिया में कई संक्रमित कंप्यूटर या बॉटनेट का उपयोग किया जाता है, जो एक साथ मिलकर लक्षित सर्वर पर भारी संख्या में रिक्वेस्ट भेजते हैं। परिणाम स्वरूप वैध उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा उपलब्ध नहीं रहती। बता दें कि डार्क स्टॉर्म टीम एक कुख्यात हैकर समूह है, जो फिलिस्तीन का समर्थक माना जाता है। सोचिए, फिलिस्तीन समर्थक जो है एक्स पर हमला कर रहा है। ये समूह पहले भी कई सरकारी और निजी संस्थानों पर साइबर हमले कर चुका है। फरवरी 2024 में इसने नेटो देशों, इजराइल और उसके सहयोगियों पर साइबर अटैक करने की धमकी दी थी। पिछले साल फरवरी में इसने अन्य हैकर समूहों के साथ मिलकर अमेरिका के 2 बड़े एयरपोर्ट सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के सर्वरों को DDoS अटैक के माध्यम से ठप कर दिया था। अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी JF कैनेडी एयरपोर्ट के सर्वर को भी कुछ मिनटों के लिए इन्होंने डाउन कर दिया था। भारत में सोमवार को एक्स का सर्वर 3 बार डाउन मिला। पहली बार दोपहर करीब 3 बजे, दूसरी बार शाम 7:20 पर और तीसरी बार रात को 9:30 बजे। इस दौरान उपयोगकर्ताओं को पोस्ट देखने, साझा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन होने के बाद इलॉन मस्क ने कहा कि एक्स पर साइबर अटैक हुआ है। उन्होंने उल्लेख किया कि सामान्यतः रोजाना अटैक्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार भारी संसाधनों का उपयोग किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि इसमें कोई बड़ा समूह या देश शामिल हो सकता है। DDoS अटैक साइबर अपराध का एक सामान्य रूप है, जिसमें हमलावर सर्वर पर इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ाता है ताकि उपयोगकर्ता ऑनलाइन सेवाओं और साइटों तक पहुंचने से वंचित हो जाएं। यह हमला घंटों या दिनों तक भी
चल सकते हैं, जिससे सेवाओं में लंबे समय तक व्यवधान आ सकता है। इस घटना ने एक बार फिर से साइबर सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। बड़े पैमाने पर DDoS हमलों से निपटने के लिए संगठनों को अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि वे इस प्रकार के खतरों से प्रभावी ढंग से निपट सकें। एक्स पर हुए इस साइबर हमले ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। यह आवश्यक है कि सभी संगठन और उपयोगकर्ता साइबर सुरक्षा के महत्व को समझें और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के हमलों से बचा जा सके। अब पाकिस्तान की बेइज्जती कहाँ नहीं होती, अगली खबर का रुख करते हैं, वो बताएंगे आपको उस खबर में क्या खास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सख्त इमिग्रेशन रुख पाकिस्तान के लिए एक और शर्मनाक स्थिति लेकर आया है। अब तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत के एहसान वगान को अमेरिका में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया और उन्हें बेइज्जती के साथ वापस भेज दिया गया। ये घटना अमेरिका में पाकिस्तान की घटती साख और उसकी वैश्विक स्तर पर गिरती हुई स्थिति को साफ तौर पर दर्शाती है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने एहसान वगान को एयरपोर्ट पर रोक लिया और देश छोड़ने का आदेश दिया। गौरतलब है कि उनके पास वैध अमेरिकी वीजा और सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला, जिससे स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान के राजनयिकों को भी सम्मान नहीं मिल रहा है। ट्रंप प्रशासन पहले ही पाकिस्तान को आतंकवाद के पनाहगाह के रूप में देखता आया है और अब इमिग्रेशन नीतियों में सख्ती करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिका को पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। हाल ही में खबर आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये कदम पाकिस्तान के लिए एक और झटके से कम नहीं होगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती झेलनी पड़ी हो। दुनिया भर में अपनी आतंकवाद समर्थक नीतियों और कट्टरपंथी संगठनों को सहयोग देने के कारण पाकिस्तान लगातार अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका का ये ताज़ा कदम दर्शाता है कि अब विश्व मंच पर पाकिस्तान की कोई साख नहीं बची है, जिस देश के राजदूत को भी अमेरिका में घुसने नहीं दिया जा रहा, उसकी वैश्विक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात करेंगे सीरिया की। सीरिया में बशर अल असद सरकार के पतन के बाद से कुछ समय के लिए शांति देखने को मिली थी, लेकिन अब वहां फिर से खूनी हिंसा देखने को मिल रही है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद आई अंतरिम सरकार के नेतृत्व में शांति की उम्मीदें टूटी नजर आ रही हैं। गुरुवार से देश में फिर से हिंसा भड़क उठी, जिसमें अब तक 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस खूनी संघर्ष में इस्लामिस्ट नेतृत्व वाली सरकार के सुरक्षा बलों और अपदस्थ असद से जुड़े अलावी समुदाय के लड़ाके आमने सामने हैं। मरने वालों में सैकड़ों अलावी नागरिक भी शामिल हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार ये हिंसा तब शुरू हुई जब तटीय इलाकों में सरकारी सेना पर असद समर्थक लड़ाकों ने हमला किया। इस हमले के बाद अंतरिम सरकार ने अलावी बहुल इलाकों में सेना की तैनाती कर दी है, लेकिन जैसे ही सरकारी सेना ने वहां कदम रखा, प्रशासन के समर्थन में इस्लामिस्ट गुटों द्वारा मस्जिदों से जिहाद का आह्वान किया जाने लगा। लोगों को उकसाया गया कि वो अलावी समुदाय के खिलाफ हथियार उठाएं और सरकार के साथ खड़े हों। शुक्रवार दोपहर तक रिपोर्ट आने लगी कि अलावी कस्बों और गांवों में दंगे शुरू हो गए, जिसमें कई नागरिकों की जान गई है। इस हिंसा ने सांप्रदायिक संघर्ष का रूप ले लिया है, जिसमें अल्पसंख्यक अलावी समुदाय को निशाना बनाया गया। रविवार शाम तक ब्रिटिश संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि सरकारी बलों और उनके साथ खड़े लड़ाकों की जवाबी कार्रवाई में 973 लोग मारे गए हैं। इनमें से 250 से अधिक अलावी लड़ाके, 250 से अधिक सरकारी सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इस संघर्ष में नागरिकों की भारी हानि हुई है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अलावी समुदाय के सैकड़ों घरों को जला दिया गया और कई महिलाओं को और बच्चों को भी इस हिंसा में अपनी जान गंवानी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस स्थिति को गंभीर करार दिया और चेतावनी दी कि अगर इसे जल्द काबू में नहीं किया गया तो सीरिया एक बार फिर गृहयुद्ध की चपेट में आ सकता है। गौरतलब है कि बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया था। हालांकि इस्लामिस्ट धड़े की बढ़ती ताकत और अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के खिलाफ आक्रामकता ने देश में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह हिंसा केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। इस्लामिस्ट गुटों द्वारा मस्जिदों से किए गए जिहादी आह्वान ने इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया, जिससे ये एक धर्म आधारित नरसंहार में बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने अंतरिम सरकार से हिंसा रोकने और सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और यौन अपराधों को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में देश भर में रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे छात्रों और महिला संगठनों के बीच भारी गुस्सा देखा जा रहा है। राजधानी ढाका समेत देश के अन्य बड़े शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों की जांच तेजी से पूरी करने के लिए सरकार जल्दी नया कानून लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पुलिस को किसी भी बलात्कार मामले की जांच 15 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। वहीं अदालत को 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना अनिवार्य होगा। आसिफ नजरुल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आरोपी प्रभाव या राजनीतिक दबाव के चलते बच ना पाए। बांग्लादेश महिला परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी महीने में देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुल 190 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 72 मामले नाबालिग लड़कियों के थे और 7 हुए अपराधों से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 72 मामलों में से 30 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। वहीं पूरे महीने के दौरान सामने आए कुल 48 बलात्कार के मामलों में 8 महिलाएं और 3 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार इन हमलों के कारण 46 पीड़ितों की जान चली गई, जिनमें 10 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई घटनाओं में महिलाओं के साथ मारपीट, उत्पीड़न और यौन हिंसा जैसे गंभीर अपराध हुए हैं। ये रिपोर्ट बांग्लादेश के 15 प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। यानी कि ये घटनाएं जो खबर बनी है अखबार में छपी, सिर्फ वो ही बाहर आ सकी। न जाने और कितने ही ऐसे मामले होंगे जो इस कट्टरपंथी इस्लामिक देश ने पीड़ितों के साथ जमीन में दबा दी होंगी। न जाने कितने परिवार गुमनामी की मौत मारे गए, जिनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं, जिनको ना तो खबरों में जगह मिली और ना ही इस्लामिक देश में।